हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है हम लोग दो चीज़ों के लिए कंसीडर करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मटेरियल और दूसरा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बारे में, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मटेरियल के बारे में। दोनों का जो मतलब होता है वो अलग अलग होता है। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है परमिटिविटी, इसका मतलब परमिशन। तो एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों चार्जेस का जो सिस्टम है इसको हमने रखा फ्री स्पेस में, मतलब एयर में रखा। तो ये दोनों जो चार्जेस हो गए वो एक दूसरे पर लगाएंगे फोर्स। तो जो एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग मान लेते हो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3 न्यूटन। सिमिलरली सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस को हमने रख दिया दूसरे मीडियम में, मतलब हमने रख दिया पानी में। तो जब हमने दोनों चार्जेस के सिस्टम को पानी में रखा तो हमने ये नोटिस किया कि दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1.5 न्यूटन का। मगर जब एयर में हमने रखे थे दोनों चार्जेस के सिस्टम को तो दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो था 3 न्यूटन का। और सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस के साथ हमने वाटर में रखा तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया 1.5 न्यूटन का। तो इसका मतलब जो 1.5 न्यूटन का जो फोर्स है वो कहीं पर लॉस्ट हो गया। तो ये 1.5 न्यूटन का फोर्स कहाँ चले गया? 1.5 Newton force is absorbed by the medium water, hence resultant force in between the charges is 1.5 Newton. But in air as a medium, there is no absorption of force and resultant force is 3 Newton. This absorption of force between the charges depend on the permittivity of the medium. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 1.5 न्यूटन का जो फोर्स है वो लॉस्ट हो गया। तो जो 1.5 न्यूटन का जो फोर्स है वो वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब जो 1.5 न्यूटन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके वजह से दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर ज़्यादा होती है तो जो मीडियम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है। सिमिलरली अगर कोई मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर कम होती है तो जो मीडियम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसके वजह से दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो जैसे कि मैंने बोला अगर कोई मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा होती है तो जो मीडियम होगा वो ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। सिमिलरली अगर कोई मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर कम होती है तो जो मीडियम होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम से कम एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कम होती है तो जो मीडियम होगा वो कम से कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके वजह से दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। अगर मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर ज़्यादा होती है तो जो मीडियम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके वजह से दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम से कम होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है मटेरियल की उसको हम लोग बोलते हैं electrical permittivity of any medium is the property of that medium in which force acting in between the forces is dependent. If electrical permittivity of any medium is more, then force acting in between two charges will be less. If electrical permittivity of any medium is less, then force acting between two charges will be more. तो जो electrical permittivity होती है कोई भी मीडियम की वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो कि डिस्क्राइब करती है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कि शो करती है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा। तो अगर मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर ज़्यादा होती है तो जो मीडियम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके वजह से दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम से कम होगा। सिमिलरली अगर कोई मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर कम होती है तो जो मीडियम होगा वो कम से कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा, जिसके वजह से दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये हमने डिस्कस किया मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में। जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है उसको हम लोग एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से हम लोग इंडिकेट करते हैं मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को। और जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के साथ। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के साथ। अगर मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर ज़्यादा होती है तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। अगर मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर कम होती है तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। इसका रीज़न हमें मालूम है। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मटेरियल के बारे में। तो जो मटेरियल की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है
या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई भी मटेरियल का बिहेवियर होता है जो कि हमें ये शो करता है कि जो मटेरियल होगा वो कितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को अपोज कर पाएगा या फिर रेसिस्ट कर पाएगा। या फिर दूसरे वर्ड में बोलूँ, कोई भी जो मटेरियल होगा वो अपने में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ कर पाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ कर पाएगा। ये प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मटेरियल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच दैट मटेरियल विल रेसिस्ट और अपोज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग फ्रॉम दैट मटेरियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। जैसे कि हमें मालूम है, अगर हम लोग कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग कोई भी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो मटेरियल होता है वो पोलराइज हो जाता है। पोलराइजेशन की वजह से जो मटेरियल होता है अपने अंदर क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, या फिर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में, तो जो मटेरियल होगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेसिस्ट करेगा, जिसके वजह से जो मटेरियल होगा इसमें से कम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो पाएंगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो पाएंगी। सिमिलरली अगर ये मटेरियल के अंदर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर कम होता है तो ये जो मटेरियल होगा वो अपने में से ज़्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को अलाउ कर पाएगा। और जो इसके अंदर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है वो डिपेंड करती है मटेरियल के पोलराइजेशन के ऊपर। अगर ये मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइज हो पा रहा है तो मटेरियल के अंदर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर ये मटेरियल कम से कम पोलराइज हो पा रहा है तो जो मटेरियल के अंदर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम से कम होगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा एक मटेरियल, तो जो मटेरियल होगा वो पोलराइज हो जाएगा। पोलराइजेशन के वजह से ये अपने अंदर क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो ई सब पी है वो हमें इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है उसका जो डायरेक्शन है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएंगे यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है और यहाँ पर हमें मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इसका अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो जो मटेरियल होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा रेसिस्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से मटेरियल में से कम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पार हो पाएंगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इसका मैग्नीट्यूड अगर कम होता है तो जो मटेरियल होगा वो अपने में से ज़्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम लोग शो कर सकते हैं ई सब टी से, और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर में होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा हमेशा, तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन असाइन किए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन के साथ। मतलब जो पोलराइजेशन के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर शो किया है नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर जो ई सब टी है वो इंडिकेट कर रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल, और जो ई है वो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ई पी है ई सब पी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पोलराइजेशन। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में कम होगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में। अगर मटेरियल की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा होती है तो जो मटेरियल होगा वो ज़्यादा पोलराइज हो पाएगा, जिसके वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम से कम होगा। अगर मटेरियल की अगर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कम होती है तो जो मटेरियल होगा वो कम से कम पोलराइज हो पाएगा, जिसके वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने क्या समझा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम और मटेरियल से। तो जो मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें शो करती है कि जो मीडियम होगा वो मीडियम में जो हमने जो चार्ज रखे वो चार्ज एक दूसरे पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर ज़्यादा होती है तो जो मीडियम होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके वजह से दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम से कम होगा। सिमिलरली अगर मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर कम होती है तो जो मीडियम होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से दो चार्जेस के बीच में फोर्स एक्ट करेगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा।
सिमिलरली मटेरियल की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से हमने क्या डिस्कस किया, मटेरियल की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें ये शो करती है कि जो मटेरियल होगा वो कितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रेसिस्ट कर पाएगा या फिर अपोज कर पाएगा, या फिर दूसरे वर्ड में वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने में से कितना अलाउ कर पाएगा ड्यू टू दी इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है उसको हमने दो टाइप में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और फिर उसके बाद रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।